हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से 10 प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं और बेहतर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। कोई भागा भागी नहीं, आराम से करूंगा। बस ध्यान से आप लोग इसको सुनते रहें, देखते रहें, जुड़े रहें और सेशन को लगातार शेयर कर दें आप लोग। तो चलिए आज हम लोग आज का पहला प्रश्न हम लोग आज देखते हैं। भारत में योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति पहली बार किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। मतलब योग्यता के आधार पर पहली बार नियुक्ति, गवर्नमेंट जॉब देने वाला गवर्नर कौन था? क्वेश्चन ये है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने सुना होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। भारत में पूछा जाए सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। उसने एक पद सोपानिक संरचना, हेरार्कियल मॉडल प्रशासन में लॉन्च किया। उसने पुलिस थानों में दरोगा की नियुक्ति की, जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की। पहली बार सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने वाला गवर्नर ही था और योग्यता के आधार पर लोगों को पोस्ट दिया। इसके अलावा इसके विषय में अगर देखें तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। इसके बाद एक संधि की गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके समय में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किया गया था, जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी और ये एक ऐसा गवर्नर है जिसका कब्र जो है वो है गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका कब्र यहीं मरा था और यहीं उसे दफना दिया गया था। ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार और बंगाल में एक बड़ा अकाल पड़ा। यह अकाल किस वर्ष पड़ा था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे बिहार बंगाल में कई बार अकाल पड़े हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। इसमें जो आंसर है ऑप्शन 3 1935 ए में है, बी में 1940 है, सी 1943 है और डी 1950 है। तो इसका सही उत्तर होगा 1943। 1943 में बंगाल में एक बड़ा अकाल पड़ा था। ऐसा आंकड़ा है सरकारी डाटा कि 30 लाख लोग मरे थे। बंगाल में 30 लाख लोग मरे थे। कहते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं था जहां डेड बॉडी को जलाया न जाए। मतलब 30 लाख लोग 1943 के दरमियान में इस अकाल में मरे थे। अकाल के कारण कई लोग कई प्रकार के बताते हैं। एक कारण तो ये बताया जाता है कि जापान ने उस समय बर्मा पर अपना अधिकार कर लिया था और जो बर्मा है वो चावल की खेती के लिए जाना जाता है। बर्मा चावल की खेती के लिए जाना जाता है और चावल वहां से आता था भारत। चावल भारत बर्मा से आयात किया जाता था। तो बर्मा पर जब जापान का कब्जा हो गया तो ब्रिटिश शासन के कारण क्या हुआ? ब्रिटिश शासन जो है उसको चावल मिलना बंद हो गया। तो ऐसे में बंगाल में अकाल का बड़ा असर हुआ। दूसरा कारण लोग बताते हैं कि चर्चिल जो था वो खुद ही बंगाल में होने वाला जो चावल है, जानते हैं चावल का उत्पादन बंगाल में 3 मौसम में चावल होता है, जिसको अमन, ओस और बोरो कहते हैं। बहुत ज्यादा चावल होता है बंगाल में और उस चावल को स्टॉप कर लिया था अंग्रेजों ने अपने यूज के लिए और लोगों को चावल मिला नहीं, इसलिए लाखों लोग मरे। तो बहुत ज्यादा मौतें हुई इस अकाल में और इसके 2 कारण मैंने बताया आपको। एक तो जापान का बर्मा पर कब्जा हो जाना, दूसरा चर्चिल द्वारा जमाखोरी कर लेना। लोग मर रहे थे रोड पर और उधर अंग्रेज अधिकारी गुलछर्रे उड़ा रहे थे अपने क्लबों में, अपने घरों में। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज का शासन था, उनका मकसद ही था अपना सुविधा देखना और भारत को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। तो ये सब चलता रहा। तो 1943 में यह अकाल पड़ा था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना था? अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग बना था? मैं बता दूं कि लॉर्ड कर्जन का जो समय काल है ना, उसको आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत कम उम्र में कर्जन गवर्नर बना दिया गया था। तो भूल भी बहुत सारे किए, ऐसे डिसीजंस लिए जो गलत थे और कई सारे आयोग बनाए गए। इसके समय में 5 महत्वपूर्ण आयोग बनाए गए थे, जिसमें से पूछा है आपसे कि अकाल आयोग जो बना उसकी अध्यक्षता किसने की? इसका ऑप्शन है सर हेनरी कॉटन, कैंपबेल, मैकडोनल्ड और स्टेची। 4 ऑप्शन दिया गया है। सर हेनरी कॉटन, कैंपबेल, मैकडोनल्ड और स्टेची, 4 ऑप्शन इसमें है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, मैकडोनल्ड।
पूछा है कि लॉर्ड कर्जन के समय जो अकाल आयोग बना उसका अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेची भी जो है वो अकाल आयोग के ही अध्यक्ष थे, पर वो लीटन के समय, लॉर्ड लीटन जब भारत का वायसराय था उस समय जो अकाल आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्टेची। कैंपबेल जो नाम आप देख रहे हैं, कैंपबेल भी जो थे वो अकाल आयोग के ही अध्यक्ष थे, लेकिन वो अध्यक्ष थे सर जॉन लॉरेंस जब गवर्नर थे भारत के, उस समय जब अकाल पड़ा मध्य भारत और बंबई में, उसके अध्यक्ष थे कैंपबेल। और स्टेची थे लॉर्ड लिटन के समय अकाल आयोग के अध्यक्ष, और मैकडोनाल्ड थे किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय अकाल आयोग के अध्यक्ष। यानी तीनों जो बी, सी और डी जो देख रहे हैं आप नाम, ये तीनों अकाल आयोग के अध्यक्ष ही हैं, पर अलग अलग समय में बना। चूंकि क्वेश्चन था कर्जन का, आंसर होगा मैकडोनाल्ड। अगर ये क्वेश्चन सर जॉन लॉरेंस का होता तो कैंपबेल आंसर होता, यही क्वेश्चन लॉर्ड लिटन का होता तो स्टेची आंसर होता। तो याद रखिएगा। वैसे मैं बता दूं कि कर्जन के समय 5 आयोग बने थे इंपॉर्टेंट। अकाल आयोग के अध्यक्ष, अकाल आयोग के अध्यक्ष लिख लीजिएगा, अभी दिया हुआ है सामने, मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद देखिए सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे मानक्रिफ। इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? मानक्रिफ, याद रखिएगा। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मानक्रिफ। इसके बाद बना पुलिस आयोग, इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। उसके बाद बना विश्वविद्यालय आयोग। ये सब कर्जन के समय में जो बना था आयोग वो लिखवा रहा हूं। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, इसके अध्यक्ष बने थे रैले, रैले महोदय। और एक रेल आयोग बना था, रेल आयोग, इसके अध्यक्ष बने थे रॉबर्टसन, रॉबर्टसन। ये कैसे याद रहेगा? अकाल आयोग का कैसे याद रहेगा भाई? अब जानते हैं कि अकाल जो है, अकाल के समय खाने पीने को कुछ नहीं बचता। याद करने का तरीका के लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या पिएगा भाई? कुछ नहीं बचा तो क्या पिएगा? तो वाइन पिएगा। कौन सा वाइन पिएगा? तो मैकडोनाल्ड पिएगा। तो कहने का मतलब कि याद करने का तरीका, अकाल में कुछ नहीं मिलेगा पीने का तो मैकडोनाल्ड, ऐसे याद रहेगा। सिंचाई, पानी का विवाद हमारे यहाँ सरक्रिक विवाद चलता है गुजरात और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के जो गुजरात में एक इलाका है सरक्रिक, गुजरात का उत्तरी हिस्सा कच्छ के क्षेत्र में, कच्छ जहाँ पड़ता है वहां, तो सरक्रिक पानी का विवाद है। तो पानी से याद रहेगा मानक्रिफ। सिंचाई में भी पानी की जरूरत पड़ता है। पुलिस आयोग, तो फ्रेजर रोड पटना में है ना, फ्रेजर रोड पटना में है, तो फ्रेजर रोड में बहुत भीड़ होती है तो आप पुलिस की जरूरत पड़ता है, तो पुलिस आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर। विश्वविद्यालय में भीड़ होता है रैली की तरह, तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रैली की तरह भीड़ होता है, विश्वविद्यालय में भीड़ होती ही है, तो रैली इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। रेल आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे भैया? रॉबर्टसन होंगे। रेल आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो रॉबर्टसन, रेल से रॉबर्टसन, याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ना हो तो ले लीजिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो रेल आयोग है वो रॉबर्टसन के हाथ में था। और बता दूं कि पहला रेलवे लाइन रेल चला लॉर्ड डलहौजी के समय। पहला रेल चला कब? लॉर्ड डलहौजी के समय, ठाणे से बंबई के बीच लगभग 34 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा रेलवे लाइन कब बिछाया गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लॉर्ड कर्जन आंसर होगा, है ना। उसकी किताब का नाम भी मैं पहले बताया था, पूर्व की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने कहा था कि मुगल बादशाह से हम तभी मिलेंगे जब पुराने शिष्टाचार खत्म होंगे? मुगल बादशाह से मिलने का कंडीशन रख दिया। पहले क्या था कि मुगल बादशाह से मिलने जाइएगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको एक राजा का जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना पड़ता था, ठीक है ना। मुगल बादशाह भले ही खत्म हो गए थे लेकिन एक प्रोटोकॉल चल रहा था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था गवर्नर, इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कंडीशन रख दी थी कि हम मुगल बादशाह से तभी मिलेंगे जब पुराने शिष्टाचार खत्म होंगे, यानी बराबरी के लेवल पर राजा मिलेगा तब मिलेगा वरना नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है किस गवर्नर ने कहा कि बराबरी के लेवल पर मुगल सम्राट मिलेंगे तो मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल है 1813 से 1823, लगभग 10 साल तक इन्होंने शासन किया और इनके काल में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा लागू हुआ। जब बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनके ही समय में महालवाड़ी रैयतवाड़ी लागू हुआ। महालवाड़ी लागू करने वाले व्यक्ति थे एलिफिस्टन और रैयतवाड़ी लागू करने वाले व्यक्ति थे टॉमस रो। याद रखिएगा आप, टॉमस रो रैयतवाड़ी, एलिफिस्टन महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के मिक्सचर को लागू किए थे। और एक गवर्नर उसमें बंगाल के कौन थे? मेन गवर्नर कौन थे भैया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे।
यही लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय एक घटना और हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपाल वॉर 1814 में शुरू होता है, 1816 तक चलता है और सुगौली की संधि से एंग्लो नेपाल युद्ध का समाप्ति होता है। ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और इन्होंने एक कार्य और किया था, इन्होंने बंगाल में टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया था और साथ में अखबार पर जितने भी कानून थे अखबार के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, उसको समाप्त करके उसके लिए नए कानून बनाए थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में सारी घटनाएं घटी थी, तो याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। अगला प्रश्न है, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म शायद, यानी जैन धर्म कहता है कि कोई भी चीज को आप परखिए, किसी भी चीज में परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, यानी हर चीज में शायद लगाइए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है? स्यादवाद के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर। तो कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए, जिसमें अंतिम है महावीर 24वां, 23वें है पार्श्वनाथ और पहले तीर्थंकर कौन है? तो वह ऋषभदेव। याद रखिएगा आप लोग। तो ये जैन धर्म से संबंधित स्यादवाद धर्म आता है। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। भारत पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश कौन था? तो पहला ब्राह्मण राजवंश कहेंगे जो प्रमाण मिलता है उसके अकॉर्डिंग, इसमें जो ऑप्शन है हर्यक वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। इसका सही उत्तर है शुंग वंश। पहला ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश था। शुंग वंश का संबंध है ब्राह्मणों से, यानी उसके राजा जो थे वो ब्राह्मण थे, राजपूत से संबंध उनका नहीं था। पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुना होगा। अंतिम मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसने हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने 185 बीसी में उसने शुंग वंश की नींव रखी। शुंग वंश के पहला राजा हो गए पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और 185 बीसी में राजा बना। इनका शासनकाल 73 बीसी तक चला। अंतिम राजा का नाम था देवभूति। मैं बता दूं, पुष्यमित्र शुंग के समय सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान थे इनके दरबार में, उनका नाम था पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इस यज्ञ में जो पुरोहित थे पतंजलि ही थे। पतंजलि का पुस्तक था महाभाष्य, याद रखिएगा आप लोग। और पतंजलि ने ही योग दर्शन का प्रतिपादन भी किया था। ये आपको पता होगा, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक भी थे। और मैं बता दूं कि शुंग वंश की जो जानकारी मिलती है अयोध्या शिलालेख से मिलता है। अयोध्या शिलालेख, अयोध्या जो जानते हैं जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ के शिलालेख मिला है। उस शिलालेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। वैसे मैं बता दूं कि मौर्य वंश के राजा अशोक ने बनवाए थे जो भरहुत और सांची के स्तूप, उसको पुनरुद्धार करने का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का जो तट है, जो उसका तटरेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं? वैसे जितने भी राज्य हैं भारत में, करीब 9 राज्य हैं, करीब नहीं पूरे 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगता है। 9 राज्य। पूछा जाए समुद्र को कितने राज्य छूता है, भारत के कितने राज्य? तो 9 राज्य समुद्र को छूता है। अगर ऊपर से चले तो बंगाल है सबसे पहले, फिर उड़ीसा छूता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश छूता है, उसके बाद तमिलनाडु छूता है, उसके बाद केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। कुल 9 राज्य का नाम मैंने लिया। 9 राज्य छूता है समुद्र को। तो सभी राज्य में समुद्र तट के अलग अलग नाम है। पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा पायन तट। तमिलनाडु के तट जो है ना, उसका नाम है पायन तट स्पेशली। इसमें बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों राज्य के तटों को मिलाकर बोला जाता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोला जाता है कोरोमंडल तट। और केवल आंध्र प्रदेश पूछे तो उसका आंसर होगा गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, और तमिलनाडु के तट जो पूछा है प्रश्न में, उसका आंसर होगा पायन तट। यानी पायन तट प्लस गोलकुंडा तट इज इक्वल टू आप कोरोमंडल तट कह सकते हैं। इस तरह बंगाल के तट को बंग तट कहा जाता है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, और पूरा उड़ीसा और बंगाल को मिला लीजिएगा तो उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। फिर केरला को मालाबार तट कहते हैं, कर्नाटक को कन्नड़ तट या कनारा तट कहते हैं, उसे गुजरात और महाराष्ट्र को बोलते हैं कोंकण तट, और गुजरात को बोलते हैं गुजरात तट या उसी को कच्छ तट या काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 8, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, वर्तमान में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक बड़े बंदरगाह की संख्या किस राज्य में है? तो देखिए भाई, इसमें ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु और महाराष्ट्र, सी आंसर। मैं बता दूं कि बड़े बंदरगाह भारत में कितने हैं। एक नया बंदरगाह महाराष्ट्र में, पहले 2 ही बंदरगाह थे। 1 साल पहले तक की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 ही बंदरगाह थे बड़ा, एक मुंबई और दूसरा नहुआ सेवा। लेकिन अब क्या है, एक नया बंदरगाह बनाया महाराष्ट्र में, बधवान। बधवान नाम नोट कर लीजिएगा, नया बड़ा बंदरगाह बना है। इन 3 बड़े बंदरगाह महाराष्ट्र में हो गए, पहले 2 ही थे। और तमिलनाडु में 3 है पहले से ही, एक का नाम है तुतीकोरिन, दूसरा का नाम है चेन्नई और तीसरा का नाम है एन्नौर। 3 बड़े बंदरगाह हैं तमिलनाडु में, पहले से ही थे। अब महाराष्ट्र में 3 अब हो गए, पहले 2 थे अब 3 हो गए। यानी 3 बड़े बंदरगाह कहाँ है भैया? टोटल 14 बड़े बंदरगाह हो गए। बधवान जो नया बना उसको मिलाकर टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। उनमें से 3 कहाँ है भैया? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में 3 कौन है? मुंबई, नहुआ सेवा और बधवान। और तमिलनाडु में 3 कौन है? तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। वैसे एक बंदरगाह है बंगाल में, बड़ा बंदरगाह हल्दिया। दूसरा बड़ा बंदरगाह है उड़ीसा में, पारादीप। और तीसरा बड़ा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम। इसके अलावा केरला में कोच्चि है, उसके बाद कर्नाटका में मैंगलुरु है, और उसके बाद अगर जाएंगे आप गोवा में तो मर्मगोवा है, और महाराष्ट्र में तो बता ही दिया 3। उसके बाद गुजरात में जाएंगे तो कांडला है। तो टोटल मिला के 14 का नाम लिया मैंने। ये बड़े बंदरगाहों की संख्या है। वैसे भारत में कुल 200 छोटे बड़े मिलाकर बंदरगाह हैं। खैर, तो समझ गए, टोटल सबसे ज्यादा बंदरगाहों की संख्या 3 महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। इसका सही आंसर सी हो गया। 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या किस राज्य में है? चीनी, आप जानते हैं गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है, पता है आपको। महाराष्ट्र गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन वैसे क्लाइमेट देखा जाए और मिट्टी देखा जाए तो गन्ना के लिए सबसे बढ़िया उचित कंडीशन है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में अच्छे कंडीशन हैं। तो बता दूं मैं आपको कि गन्ना सबसे ज्यादा उगाता है उत्तर प्रदेश, लेकिन गन्ने में जो रस की मात्रा है, गन्ने की जो पौष्टिकता है, वो सबसे बढ़िया कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो चीनी मिल की संख्या पूछा जाए तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में होगा। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। लेकिन गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भैया? तो उत्तर प्रदेश में। और गन्ना में चीनी की मात्रा, रस की मात्रा ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। चीनी मिल की संख्या ज्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। वैसे चीनी का कटोरा पूछा जाए कहाँ है, तो भले ही चीनी मिल ज्यादा हो महाराष्ट्र में, लेकिन चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। अब पूरी दुनिया में चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। क्यूबा उत्तर अमेरिका का एक देश है, कैरिबियन सी में है क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा दुनिया का बोलते हैं। भारत के चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। और गन्ना का उत्पादन पूछे तब उत्तर प्रदेश, पर चीनी मिल की संख्या ज्यादा पूछे तो महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चलिए, अगला प्रश्न वही था जो मैं डिस्कस कर लिया आपसे। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये बता दिया, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। वैसे गन्ना के उत्पादन की बात करें दुनिया में तो ब्राजील सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को आप 10 प्रश्न डेली हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। मेहनत करके आप लोग पढ़ते रहिए और कोशिश होगी कि स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा मतलब बीपीएससी 67 और दरोगा मेंस, क्योंकि दरोगा का भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, ईएसआई का मेंस हुआ है, बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया क्वेश्चन। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और बेहतर डिस्कशन करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां शेयर कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लगातार इससे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।